दुनिया की छत यानी हमारा हिमालय अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनने की तैयारी में है। जी हाँ, वहाँ की गरजती नदियों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पन बिजली निकालने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विशाल मिशन हाल ही में एक नई और सच कहूँ तो एक बेहद गंभीर बहस का केंद्र क्यों बन गया है। 3,689 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हिमालय पर भारत सरकार का लगाया हुआ एक बहुत बड़ा दांव है। ये पूरा पैसा दो नई पन बिजली परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो इस बेहद नाजुक इकोसिस्टम और यहां रहने वाले लाखों लोगों के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तारीख याद रखिएगा, 25 नवंबर 2024। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA ने अरुणाचल प्रदेश की दो बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। और उन्होंने सिर्फ एक फाइल पर दस्तखत नहीं किए, उन्होंने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जिसने ऊर्जा, पर्यावरण और यहां तक कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्तों पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है। तो इस पूरी कहानी को हम समझेंगे कैसे? चलिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे हिमालय के वादे से, फिर देखेंगे कि ये पावर हाउस कितना नाजुक है। पहला भाग, हिमालय का वादा। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। कारखानों को, शहरों को, करोड़ों घरों को रोशन करने के लिए इसे लगातार और बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और कई लोगों के लिए इस ऊर्जा का सबसे बड़ा खजाना हिमालय की शक्तिशाली नदियों में छिपा है। अब ये जो नंबर है ना, ये पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ है हिमालय की अनुमानित क्षमता 1,15,000 मेगावाट से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ है वो जिसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 46,850 मेगावाट। तो आखिर सरकार इस पर इतना जोर दे क्यों रही है? देखिए, इसके पीछे तर्क कई हैं। ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का वादा है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करता है। ये कोयले के धुएं से हटकर एक साफ सुथरे भविष्य की ओर एक कदम है। ये हमारे पावर ग्रिड को मजबूती देता है, और शायद सबसे जरूरी बात, ये अरुणाचल प्रदेश जैसे दूर दराज के इलाकों में विकास और नौकरियां लाता है। ऊपर से राज्य को 12% मुफ्त बिजली और लोकल डेवलपमेंट के लिए 1% एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही आकर्षक सौदा लगता है। लेकिन हर वादे की एक कीमत होती है। तो अब हम कहानी के दूसरे और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक पहलू की तरफ चलते हैं, एक नाजुक पावर हाउस। क्योंकि हिमालय जितना ताकतवर है उतना ही नाजुक भी है। हिमालय एक बहुत ही युवा पर्वत श्रृंखला है जो आज भी बढ़ रही है, आज भी अस्थिर है। यहाँ की जमीन कांपती है। ये दुनिया के सबसे एक्टिव भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ एक कंक्रीट का बांध बनाना जानते हैं कैसा है? जैसे किसी सोए हुए दैत्य के बगल में ताश का घर बनाना। और ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं है। इतिहास ने हमें बार बार चेतावनी दी है। 2012 की बाढ़, 2013 की केदारनाथ की वो भयानक त्रासदी, 2021 में ऋषिगंगा का वो बांध जो 200 से ज्यादा लोगों को अपने साथ बहा ले गया, और अभी हाल ही में 2023 में जोशीमठ का धीरे धीरे जमीन में धंसना। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न है। एक ऐसी याद जो दिलाता है कि जब हिमालय गुस्से में आता है तो नतीजे तबाह कर देने वाले होते हैं। तभी एक और परत सामने आती है। ये नदियां सरहदों को नहीं मानती। ये सिर्फ बिजली लेकर नहीं बहती, ये अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी लेकर बहती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही है। लेकिन हाल के तनाव के बाद भारत ने चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए संधि की कार्यवाही को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह खतरे की घंटी है। वो इसे पानी का शस्त्रीकरण और यहां तक कि युद्ध की कार्यवाही तक कहते हैं। और फिर उत्तर में एक और विशालकाय देश है, चीन। वो यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक महाबांध बना रहा है, 60,000 मेगावाट का, जो भारत के सबसे बड़े बांधों से भी कई गुना बड़ा है। इसलिए भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाना सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, ये एक रणनीतिक शतरंज की चाल है। ये सारी बातें हमें हमारे चौथे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती हैं, संतुलन की खोज। क्या हम तरक्की की अपनी जरूरत को इस ग्रह के सबसे नाजुक इकोसिस्टम में से एक की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के साथ संतुलित कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? एक्सपर्ट्स लगातार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वो GLOFs के बारे में बात करते हैं, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स।
जहां पिघलते ग्लेशियरों से बनी झीलें अचानक फट जाती हैं और नीचे के इलाकों में विनाशकारी बाढ़ लाती हैं। और एक बहुत ही परेशान करने वाली बात यह है कि कई ज़रूरी अध्ययन 1 दशक से भी ज़्यादा पुराने हैं, जबकि हमारा क्लाइमेट हर साल तेज़ी से बदल रहा है। तो क्या कोई सुरक्षित रास्ता है भी? एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, और वो एक साफ रोड मैप भी बताते हैं। लेटेस्ट साइंस का इस्तेमाल करके हर प्रोजेक्ट को दोबारा जांचिए। एक बांध के असर के बजाय पूरी नदी के सिस्टम पर पड़ने वाले असर को स्टडी कीजिए। ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाइए जो लोगों की जान बचा सकें। और सबसे जरूरी, वहां के लोकल लोगों से बात कीजिए, उनकी सुनिए और आगे बढ़ने से पहले उनकी लिखित सहमति जरूर लीजिए। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे गंभीर सवाल पर ले आता है, वो सवाल जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल नाम की संस्था ने इसे शायद सबसे साफ शब्दों में कहा है। वो बताते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को रन ऑफ द रिवर कहा जाता है, मतलब ये नदी के प्राकृतिक बहाव का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इतने नाजुक इलाके में ये नीचे रहने वाले लोगों के लिए टिक टिक करते पानी के बम बन जाते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं। हाँ, हिमालय में पूरे भारत को रोशन करने की ताकत है, लेकिन क्या हम उस ताकत को इस कांपते हुए विशालकाय को जगाए बिना हासिल कर सकते हैं? क्या रोशनी की कीमत तबाही हो सकती है? ये एक ऐसा जुआ है जो हमारा देश खेल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।